नमस्कार दोस्तों, थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कुचामन सिटी नागौर द्वारा संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद कुमावत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं जो जेट एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेजेस होती है, उनमें एडमिशन के लिए जो सिलेबस है उसमें हम उसके बारे में कंसल्ट करेंगे। बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आज हम कंसल्ट करने जा रहे हैं। देखिए, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंतर्गत अपने यूँ कह सकते हैं टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चन जो होते हैं अपने वो होते हैं जूलॉजी और बॉटनी के, और 15 क्वेश्चन होते हैं आपके एंटोमोलॉजी के यानी कीट विज्ञान के होते हैं। तो मैं आपको आज जूलॉजी और बॉटनी के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मीन होता है कोशिका, जीवन की इकाई। देखिए, कोशिका, ठीक है, इसे जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बट कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं, उसकी शाखाओं के बारे में हम कंसल्ट करते हैं। तो देखिए, एक शाखा होती है इसकी जिसका नाम है साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, साइटो प्लस लॉगस। साइटो का मीन होता है यहां पर कोशिका, और लोकस का मीन हो जाता है यहां पर अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कोशिका की संरचना का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। ओके, एक शब्द आता है अपने इसमें सेल बायोलॉजी, यानी कोशिका जीव विज्ञान, जिसका मीन होता है कोशिका की संरचना व उसके कार्यों का अध्ययन करना। तो ये दोनों बातें अलग अलग होती है। साइटोलॉजी में केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, जबकि सेल बायोलॉजी में क्या करते हैं, कोशिका की संरचना के साथ साथ उसके कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें अगर हम, तो देखिए यूं कह सकते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं हम, इसके इतिहास की बात करते हैं हम। तो बात है सन 1665 की। 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, कोशिका की खोज की थी। तो 1665 में यूं कह सकते हैं कोशिका की खोज हुई। इसमें खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। देखिए यहां पर ये जो आपके सामने व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लंबे बालों वाला, नीली आंखों वाला,
ठीक है, यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट कह सकते हैं रॉबर्ट हुक है, इन्होंने स्पेनिश ऑक, जिसको कहते हैं हम क्वेरकस सुबेर, क्वेरकस सुबेर है, वो स्पेनिश ऑक है, यानी लोकल लैंग्वेज में इसे हम यूं कह सकते हैं कैलोट्रोपिस कहते हैं, जिसे आंकड़ा भी कहा जाता है। स्पेनिश ओक के कॉर्क में कोशिका की खोज की। ठीक है, जो वास्तव में क्या थी, मृत कोशिका थी, अर्थात कोशिका भित्ति थी। तो हम कह सकते हैं यहां पर यह कोशिका मृत थी, दूसरा जो कि वास्तव में कोशिका भित्ति थी। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पुटअप हो सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की या कोशिका भित्ति की खोज किसने की, तो उसका आंसर होगा अपना रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट देखिए, यूं कह सकते हैं इन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप द्वारा, यानी खुद के ही द्वारा बनाया गया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसके द्वारा इसका अध्ययन किया। तो यूं कह सकते हैं शैलिया कोशिका का अध्ययन किया और उसे सेलुला नाम दिया। ठीक है, सेलुला नाम दे दिया। साथ ही कह सकते हैं कि इसकी संरचना बताई इन्होंने, संरचना बताई, संरचना दी आपकी यूं कह सकते हैं हनीकॉम्ब जैसी, यानी मधुमक्खी के छत्ते समान। संरचना थी। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो संरचना वो इस प्रकार से दिखाई दी इन्हें, कुछ इस प्रकार से इन्होंने संरचना देखी और उसे नाम दे दिया सेलुला। यही वो है सेलुला जिसको इन्होंने देखा। इन्होंने बताया कि यहां पर जो खालिस्तान है उसे कहते हैं होलो स्पेस। नेक्स्ट इन्होंने एक और बात कही कि जो सेलुला है उसका शाब्दिक अर्थ होता है यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की इकाई होता है। अर्थात अपने सेल का मीन भी क्या होता है, जीवन की इकाई होता है, और सेलुला का मीन भी क्या होता है, जीवन की इकाई होता है। इट मीन्स सेलुला ही क्या है, रियल में सेल होती है। इन सभी बातों का इन्होंने वर्णन किया अपने हाथ द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। तो हम कह सकते हैं सेल का संपूर्ण विवरण इन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया। तो देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, तो आंसर होगा अपना माइक्रोग्राफिया।
ये इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें कंप्लीट रूप से कोशिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें अगर हम, तो देखिए यूं कह सकते हैं बात पहुंच जाती है सन 1674 में। 1674 की अगर हम बात करें तो देखिए यूं कह सकते हैं कि 1674 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। इन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, देखिए ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा, जीवित कोशिकाओं की खोज की और उन्होंने देखा कि इस धरातल पर हमारे अलावा यानी इस सृष्टि पर जीव जंतुओं के अलावा कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी खुली आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है और उन सभी जीवों को उन्होंने कहा एनिमलक्यूल। यानी सूक्ष्म जंतु को उन्हें नाम दिया। इन्होंने अपनी खोज में जो जीवित कोशिकाओं में खोज की उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले जीवाणु कोशिका को देखा, उसके बाद में शुक्राणु और आरबीसी आदि को देखा। ओके, देखिए सर्वप्रथम जीवाणु कोशिका को देखने के कारण इन्हें यानी यूं कह सकते हैं ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ ए बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। जीवाणु कोशिका की खोज के बाद में उन्होंने शुक्राणु के बारे में बताया और शुक्राणु के बाद में उन्होंने आरबीसी के बारे में बताया जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें एनिमलक्यूल नाम दिया था। इसके बाद में हम यू कंसल्ट कर सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की और एक मृत कोशिका की खोज किसने की। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, देखिए क्वेश्चन अगर आपसे केवल यही पूछा जाए सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, ठीक है, केवल इतना सा पूछता है तो अपना आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगर यही क्वेश्चन घूम के आ जाता है मृत कोशिका के लिए पूछता है तो भी आंसर क्या हो जाएगा अपना रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर अपने से क्वेश्चन पूछता है यहां पर जीवित कोशिका के बारे में तो आंसर हो जाएगा अपना ल्यूवेनहॉक, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम कंसल्ट करते हैं आगे कि ल्यूवेनहॉक के बाद में समय बीतता गया उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ड्यूट्रोचेट। ठीक है, तो देखिए यूं कह सकते हैं ड्यूट्रोचेट ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, ना कि कोशिका सिद्धांत दिया था। देखिए कोशिका सिद्धांत देने में असमर्थ रहे थे, तो ध्यान रखिएगा सेल थ्योरी
कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। ओनली फॉर प्रस्ताव रखा, ये कहा कि कोशिका जो होती है ना, ठीक है, उसका सिद्धांत ये कि हाँ जीवों की कोशिका होती है बट उसे समझाने में असमर्थ रहे। इसके बाद में देखिए बात करते हैं हम सन 1838 और 1839 की हम बात करते हैं। जर्मन के दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मैथियास जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान, जिन्हें हम कहते हैं आज एमजे स्लाइडन और टी स्वान। तो जर्मन के दो वैज्ञानिक, एक का नाम था एमजे स्लाइडन और दूसरे थे थियोडोर स्वान। तो देखिए स्लाइडन तो थे बॉटनिस्ट, यानी यूं कह सकते हैं ये वनस्पति शास्त्री थे। जबकि स्वान जो थे वो थे प्राणी शास्त्री। अब कई बार क्या होता है बच्चों, कंफ्यूजन होता है कि सर हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाए, भूल जाते हैं कि कौन सा वनस्पति शास्त्री था और कौन सा प्राणी शास्त्री या जंतु शास्त्री था। तो देखिए यहां पर एक सीधा सा सिंपल सा आपके पास आंसर है स्वान, और स्वान को हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कुत्ता। हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, स्वान का मीन आता है कुत्ता। तो कुत्ता क्या होता है कि जानवर होता है, हालांकि ये नहीं कि ये कुत्ता था, ये एक साइंटिस्ट है और ना कोई कुत्ता साइंटिस्ट है ना कोई साइंटिस्ट कोई कुत्ता है। यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि स्वान का मीन निकलता है यहाँ कुत्ता, अर्थात कुत्ता किस में आता है, जंतुओं में आता है। तो ये क्या हो गए, स्वान प्राणी शास्त्री हो गए। और बचा क्या, वनस्पति शास्त्री, जो कि आपके रह गए एमजे स्लाइडन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रतिपादित की और बताया कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि जो स्वान था, स्वान है, इन्होंने यूं कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया, अर्थात यूं कह सकते हैं इसका मॉडिफिकेशन किया, इसको चेंज किया और बताया कि समस्त जीवों की उपापचय क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होती है। एक कोशिका में जीव द्रव्ययुक्त केंद्रक पाया जाता है। तो आइए देखिए हम कंसल्ट करते हैं इन्होंने क्या क्या बताया। यूं कह सकते हैं इन्होंने बताया सेल, ओके, यह जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है जीवों की समस्त उपापचय क्रियाएं, कोशिका द्वारा संपन्न होती है। सेल में
जीवध्रुव युक्त केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। ठीक है, ये बातें इन्होंने बताई, यानी यूं कह सकते हैं रूपांतरण द्वारा मॉडिफिकेशन के बाद में स्वान ने ये सब बातें बताई। उसके बाद में हम बात करें तो यूं कह सकते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव है। रुडोल्फ विर्चोव ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला अर्थात पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ये बात बताई किसने, रुडोल्फ विर्चोव ने। और ये आपके जेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यह आपसे पूछा जाएगा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यह कथन किसका है। तो आंसर हो जाएगा अपना रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है, तो ये यहां तक थी अपनी, यूं कह सकते हैं एक प्रकार से कोशिका की क्या थी, अपनी हिस्ट्री थी। इसके बाद में हम कंसल्ट करते हैं जो संगठन है उसके आधार पर कोशिका के प्रकारों की हम बात करते हैं। संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो संगठन के आधार पर जो कोशिका होती है उसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आता है अपने प्रोकैरियोटिक सेल। जी हां, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और नंबर 2 पे आ जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, इन्हें बोलते हैं हम असीम केंद्र की कोशिका। नंबर 2 पे यूकैरियोटिक है, इसको बोलते हैं हम ससीम केंद्र की कोशिका। ये 2 प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखिए यूं कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा प्रो प्लस कैरियन, ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। प्रो का मीन होता है पूर्व में और कैरियन का मीन होता है केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक पहले से निर्मित होता है, अर्थात यूं कह सकते हैं ऐसी कोशिकाएं जिनमें
अविकसित केंद्रक पाया जाता है। जी हाँ, ऐसी कोशिकाएं जिनमें अविकसित केंद्रक उपस्थित होता है उन्हें असीम केंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं में कोशिकांग जो होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जैविक झिल्ली या फिर कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है। जबकि ससीम केंद्र की कोशिकाएं जो होती है, ठीक है, इनमें हम कह सकते हैं सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो आइए इनमें कुछ जो डिफरेंस है उनके बारे में हम कंसल्ट करते हैं। देखिए, एक तरफ हो जाएगा अपना प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ हो जाएगा अपना यूकैरियोटिक सेल। बीच में इसमें हम कर लेते हैं अब डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, नंबर 1 आकार की अगर मैं बात करूं तो देखिए आकार जो होता है ना इसमें यूं कह सकते हैं 0.1 से लेके 0.3 जो म्यू होता है उसका आकार होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स होती है इनमें होता है लगभग यूं कह सकते हैं 3 से लेके और 5 म्यू तक के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो यूं कह सकते हैं कोशिका भित्ति की बात करते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें कोशिका भित्ति होती है वो या तो बनी रहेगी म्यूरिन की या रहेगी पेप्टोडोग्लाइकेन की। ओके, जबकि हम यूं कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें यूं कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं यानी पादप जो होते हैं उनमें सेल वॉल जो होती है कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट नंबर 3 पे अगर बात करें तो हम बात करते हैं केंद्रक की। तो देखिए, केंद्रक जो होता है ना इसमें यूं कह सकते हैं झिल्लीहीन या अविकसित होता है, जबकि इधर हो जाएगा कंप्लीटली क्या होता है केंद्रक विकसित होता है। और यूं कह सकते हैं दोहरी झिल्ली युक्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम डीएनए की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें डीएनए होता है अर्धनग्न वृत्ताकार, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में यूं कह सकते हैं हम दोहरा कुंडलित सर्पिलाकार प्रकार से डीएनए पाया जाता है। अर्थात यहां पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होगी उसका डीएनए कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसा, ठीक है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होगी उनमें डीएनए होगा कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। तो ये इनमें क्या होता है मोस्टली अंतर होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट और भी डिफरेंस पढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट कह सकते हैं कि ये तो डीएनए हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं श्वसन अंग की बात करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ना, यहाँ P लिख रहे हैं यानी प्रोकैरियोटिक और यहाँ E लिख रहे हैं यानी यूकैरियोटिक हो जाएगा।
तो श्वसन अंग जो होता है इसमें होता है मीजोसोम, इधर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये रहेगा कि मीजोसोम क्या होता है। तो देखिए यूं कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना के बताए थे आपको छोटी सी ये एक जीवाणु की संरचना मान लेते हैं, जीवाणु की इस प्रकार संरचना होती है। तो इसमें देखिए ये वाला जो भाग होता है इसे ही कहते हैं मीजोसोम। ये क्या करता है, ये श्वसन संबंधी एंजाइम्स यहां पर अपने आप में समाहित रखता है, इसलिए इसमें श्वसन की जो प्रोसेस होती है इस कोशिका में वो मीजोसोम के द्वारा होती है। जबकि यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कुछ इसी प्रकार का अंग होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसनांग यही कह सकते हैं श्वसन संपन्न होता है, और इसके द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन संपन्न होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिका की, और ये कोशिका के श्वसनांग है, ठीक है। जीवों के श्वसनांग अलग होते हैं, ये हमारी कोशिका के होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा अपना यहां पर राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है ना, इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। 70S जो होता है उसकी दो उप इकाइयां होती है, एक होती है 50S और एक होती है 30S। ओके, तो यहां पर S जो होता है इसका मतलब होता है श्वेतवर्ग यूनिट होता है, जिसका मान यानी हम कह सकते हैं S बराबर श्वेतवर्ग इकाई, और एक S बराबर 10⁻³ सेकेंड इसका मान होता है। तो ये श्वेतवर्ग यूनिट होती है। तो 50 और 30 मिलकर कितना S बनाते हैं, 70S बनाते हैं। अब वो काउंट नहीं करना है कि सर 50 और 30 तो 80 होते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है जो कि हम कहां पढ़ेंगे, जब राइबोसोम का टॉपिक आएगा अपना, उस पर इसके बारे में फुल्ली कंसल्ट करेंगे। जबकि देखिए यूं कह सकते हैं यूकेरियोटिक सेल्स है उसमें 80 प्रकार का भी उपस्थित होता है और 70S प्रकार का, दोनों प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम होता है, इसकी उप इकाइयां होती है, एक तो होती है 60S और एक होती है 40S होती है। जबकि यूं कह सकते हैं कुछ कोशिकांग, कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ठीक है, उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर। तो देखिए ये हो गए अपने राइबोसोम। तो ये लगभग यूं कह सकते हैं जो कोशिकांग होते हैं उनके आधार पे हमने या यूं कहते हैं संगठन के आधार पे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कंसल्ट किया। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लिख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहां आ जाएगा अपने जीवाणु कोशिका, यहां आ जाएगा अपने एग्जांपल के तौर पे पादप जंतु कोशिका।
क्लियर। तो ये हो गया अपने, यूं कह सकते हैं एक प्रकार से संगठन के आधार पे कोशिका के प्रकार। इसके बाद में देखिए हम कंसिडर करेंगे आकार और आमाप के आधार पे कोशिकाओं के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए कोशिका का हो जाएगा आकार व आमाप। अगर हम आकार की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आकार में होती है, नहीं आकार जो होता है ना वो भिन्न भिन्न कोशिकाओं का विभिन्न प्रकार से होता है। आमाप की बात करें तो इनमें से आपके लिए क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो गौर से सुनिएगा और पढ़िएगा, देखिएगा। आपसे अगर पूछा जाता है क्या क्या पूछता है उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है सबसे छोटी कोशिका, आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी भित्तियुक्त कोशिका। ये दो बातें यहां पर लागू होती है। पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ इतना लिखा है सबसे छोटी कोशिका, और दूसरे क्वेश्चन में हमने लिख दिया सबसे छोटी भित्तियुक्त कोशिका। तो देखिए अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कोशिका तो आपको बताना है PPLO, जिसको बोलते हैं हम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी माइकोप्लाज्मा। और अगर आपसे पूछ ले भित्ति युक्त कोशिका पूछता है वो भी सबसे छोटी, तो आपको आंसर देना है जीवाणु कोशिका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूं कह सकते हैं नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो देखिए नंबर 3 पे हो जाएगा अपने सबसे बड़ी यूकेरियोटिक कोशिका। सबसे बड़ी यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो होती है अपने शुतुरमुर्ग का अंडा। जो होता है लगभग 13 गुणा 17 सेंटीमीटर का होता है, जो कि यहाँ पर विश्व में पाई जाने वाली सबसे बड़ी यूकेरियोटिक या जंतु कोशिका के रूप में पाया जाता है।